ओम 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 असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। मित्रों, पिछले 15-17 दिन से जो सेशंस चल रहे हैं ये सारे सेल्फ मैनेजमेंट पर हैं, मतलब स्वयं को मैनेज करने के लिए है। और आज सेल्फ मैनेजमेंट का ये अंतिम सेशन होगा गायत्री मंत्र का। इसके बाद एक्सटर्नल वर्ल्ड मैनेजमेंट, जिसमें रिलेशनशिप्स भी आएंगी, जिसमें आपके बिजनेस के वेरियस एस्पेक्ट्स आएंगे और उनसे रिलेटेड जो हम में गुण हमको अपने आप में जो समझ पैदा करनी है और जो एडिशनल गुण हमको सीखने हैं, जो स्किल्स सीखनी है, वो सारी बातें अब एक्सटर्नल वर्ल्ड मैनेजमेंट की कल से आरंभ होंगी। पर्सनल मैनेजमेंट, स्वयं का मैनेजमेंट जब तक आप ठीक से नहीं करो तब तक बाहर का मैनेजमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आज का ये अंतिम सेशन होगा सेल्फ मैनेजमेंट में। वेरियस एस्पेक्ट्स हमने देखे, कल मैं इसको समराइज भी कर दूंगा और इसके बाद कल से फिर एक्सटर्नल मैनेजमेंट की बातें हम आरंभ करेंगे। एक प्रोसेस से शुरू करते हैं। मैं 10 प्रश्न पूछूंगा आपसे। आपको प्रश्न लिखने नहीं है अपने पेपर पर, आपको सिर्फ हर प्रश्न के लिए प्रश्न का नंबर लिखना है और उस प्रश्न के लिए 1 से 10 तक आप अपने आप को कितने मार्क्स देते हो वो मार्क्स लिखने हैं। सबसे कम 1, मतलब इससे खराब कुछ हो ही नहीं सकता, और सबसे अधिक 10, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत ही पॉजिटिव हो इस डायरेक्शन में तो 10 मार्क्स दोगे, 8, 9, 7, 10 मार्क्स दोगे, और बहुत ही नेगेटिव हो तो 4, 3, 2 या 1 दोगे। 1 से कम नहीं होगा और 10 से ज्यादा नहीं होगा। तो आपको मेरे प्रश्न ध्यान से सुनने हैं और हर प्रश्न के लिए स्वयं को, अपने आप को मार्क्स देने हैं। ये आपको किसी को दिखाना नहीं है, किसी से जचवाना नहीं है, और इसलिए इसमें पूरी ईमानदारी बरतनी है। आप पूरे विश्व को मूर्ख बना सकते हो, पर जिस दिन स्वयं को मूर्ख बनाने लगोगे उसके बाद कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो इसलिए पूरी ईमानदारी से स्वयं को 1 to 10 की स्केल पर पॉइंट्स देने हैं। पहला प्रश्न, जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो एटीट्यूड है, इसके लिए 1 से 10 की स्केल पर आप स्वयं को कितने मार्क्स दोगे? पॉजिटिव दृष्टिकोण है तो ज्यादा मार्क्स होंगे, नेगेटिव दृष्टिकोण है, निराशावादी प्रकार के व्यक्ति हो तो कम मार्क्स होंगे। तो आपको स्वयं को मार्क्स देने हैं 1 से 10 की स्केल पर। क्वेश्चन नंबर 2, आपके परिवार में आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं, जो संबंध हैं आपके, उनकी क्वालिटी के लिए ओवरऑल आप अपने आप को 1 से 10 तक की स्केल में कितने मार्क्स दोगे? अपने पति या पत्नी के साथ आपकी रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, परिवार में विद इन द फैमिली जो रिलेशनशिप्स आपकी हैं, उसकी क्वालिटी के लिए आप 1 से 10 तक अपने आप को कितने मार्क्स दोगे?
तीसरा प्रश्न, घर के बाहर सामाजिक या प्रोफेशनल बिजनेस सर्कल में आपकी जितनी रिलेशनशिप्स हैं ऑन एन एवरेज, उनके लिए आप अपने आप को कितने मार्क्स दोगे उनकी क्वालिटी के लिए 1 से 10 के स्केल पर? इसमें आपके एम्प्लॉयज भी आ जाएंगे, सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंकर्स, टैक्स अथॉरिटीज, सामाजिक स्तर पर जिन जिन संगठनों से आप जुड़े हों उनमें विभिन्न लोगों से, सबसे मिलाकर आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स जो है ऑन एन एवरेज, तो जितने उसमें खराब रिलेशनशिप्स हैं उतने मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। उसके हिसाब से आपको तय करना है कि 1 to 10 की स्केल पर आपको घर के बाहर की रिलेशनशिप्स के लिए कितने मार्क्स मिलने चाहिए। चौथा प्रश्न, जीवन में इफेक्टिवनेस के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? इफेक्टिवनेस का अर्थ यह है वो सारे सही काम जो आपको अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर नजदीक लेकर जाते हैं, यानी प्रति पल यदि आप ऐसे काम करते हो जो आपके जीवन के लक्ष्यों की ओर आपको आगे ही बढ़ाते हैं, तब आपको 8, 9, 10 मार्क्स मिलने चाहिए। और यदि आपने कुछ गलतियां की हैं, त्रुटियां की हैं, या कई ऐसे काम किए हैं जो आपको लक्ष्यों की ओर नहीं ले जाते पर समय व्यर्थ करते हैं या किसी और दिशा में ले जाते हैं, तो उतने मार्क्स कम होंगे। तो 1 to 10 की स्केल पर आपको इफेक्टिवनेस के लिए कितने मार्क्स मिलने चाहिए? पांचवा प्रश्न, जीवन में प्रसन्नता के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? यदि हर क्षण गाते ही रहते हो, गुनगुनाते ही रहते हो, नृत्य चल रहा है, जीवन में सिर्फ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, कभी दुखी होते ही नहीं हो, तो फिर 8, 9 मार्क्स मिल सकते हैं। और सदैव दुखी रहते हो, हमेशा किसी न किसी समस्या में, किसी न किसी दुख में गुथे रहते हो, तो बहुत कम मार्क्स मिलने चाहिए। और कभी खुशी कभी गम वाला मामला है, तो जो आपको लगे ठीक, उसके हिसाब से प्रसन्नता के लिए आप कितने पॉइंट्स दोगे ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10? छठा प्रश्न, आत्मविश्वास के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो भी आप कर रहे हो जीवन में, स्वयं को कितना कॉन्फिडेंट पाते हो वो करने के लिए। बहुत कॉन्फिडेंस है तो ज्यादा मार्क्स होंगे, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो कम मार्क्स होंगे। आप तय करिए कि 1 से 10 की स्केल तक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के लिए आपको कितना स्कोर मिलना चाहिए। सातवां प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए आपका क्या स्कोर होगा? बहुत स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, जीवन में कभी आधा दिन छुट्टी नहीं ली सरदर्द, बुखार या किसी बीमारी के कारण, तो फिर 8, 9, 10 मिलने चाहिए। और कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी जुकाम, कभी सर्दी, कभी सरदर्द, कभी बुखार, या कोई और बड़ी बीमारी भी है, और हार्ट है या ब्लड प्रेशर है, तो उसके हिसाब से कम होंगे। 1 से 10 की स्केल पर गुड हेल्थ के लिए कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए आपको? आठवां प्रश्न, सफलता के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए? जीवन के जो आपके लक्ष्य थे उनको पाने की दिशा में आप कितने सफल हुए हो? सारे ही लक्ष्य पूरे हो चुके हैं तब तो 8, 9, 10 मिलने चाहिए, और अभी कोशिश चल रही है, रास्ते में हो, तो उसके हिसाब से जहां तक पहुंचे हो उसके हिसाब से ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आपको पॉइंट्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीवन में संतुष्टि के लिए आपको कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए ऑन स्केल ऑफ 1 to 10? बहुत संतुष्ट हो, कुछ बाकी नहीं रहा और पाने के लिए, जो है उसमें बहुत मस्त मजे में रहते हो और संतुष्ट हो बिल्कुल, तो 8, 9, 10। असंतुष्ट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, या जीवन में कुछ कमियां हैं अभी और कुछ पाने की आशा बाकी है, तब उसके हिसाब से कम स्कोर्स होंगे। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 क्या स्कोर है आपका? और 10वां प्रश्न, मानसिक शांति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए आपको ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए? बिल्कुल शांत, सीरीन, ट्रैंक्विल, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है लाइफ में, ऐसी आपकी मानसिक स्थिति रहती है, बिल्कुल किसी सुंदर झील के शांत पानी जैसी, तब तो 8, 9, 10 पॉइंट्स मिलने चाहिए। और यदि आप स्ट्रेस में रहते हो, डिस्टर्बेंस, टर्मोइल, एजिटेशन, माइंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है और तनाव रहता है, तो जितना अधिक तनाव होगा, जितना अधिक एजिटेशन, टर्मोइल, डिस्टर्बेंस होगा,
उतना कम स्कोर होगा। अब इन 10 प्रश्नों के जो आपने अपने आप को स्कोर दिए हैं, इसकी टोटल कर लीजिए आप। ये जीवन में 100 में से आपका स्कोर है, इसकी टोटल कर लीजिए। अब यदि आपका स्कोर 90 से अधिक है तो आपको मेरे किसी टॉक से कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपना समय मेरे साथ व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सिद्ध हो, आप अपने जीवन में बहुत ही जो आपको पाना चाहिए था पा चुके हो। आपको मेरी बातों से कोई आपके ऊपर फर्क पड़ने वाला नहीं है। 70 से 90 के बीच में यदि आपका स्कोर है तो आपको छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स जीवन में और करने बाकी हैं और करने चाहिए। यदि 50 से 70 के बीच में आपका टोटल स्कोर है तो फिर कुछ बड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको मेजर एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और यदि आपका 50 के नीचे स्कोर है तब पूरा ओवरहॉल करना पड़ेगा जीवन को। ये केवल आपको स्वयं आपके जीवन की परिस्थिति क्या है ये समझ में आ जाए, इसके लिए एक्सरसाइज आपको दिया है। अब यदि इस एक्सरसाइज में आपको लगा कि जीवन में कुछ सही नहीं है या ऐसा कुछ है जो आप बदलना चाहते हो, तो इस स्कोर को समझने की आवश्यकता है। ये जो भी स्कोर है आपका जीवन में, ये उन कार्यों की वजह से है, उन एक्शंस की वजह से है जो आज तक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में आपने लिए। और जो भी एक्शंस आपने जीवन में लिए वो क्यों लिए? आपके पास चॉइसेस बहुत थे। हर परिस्थिति में व्यक्ति के पास कई चॉइसेस होते हैं, फ्री विल होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। और उन चॉइसेस में से हमने जो चॉइस लिया उस पर हमने एक्शन किया, इसलिए वो नतीजा निकला। यह आपके जीवन का परिणाम है। जो स्कोर है आपके जीवन का परिणाम है। और ये उन एक्शंस की वजह से जो आपने अपने जीवन में लिए, वो एक्शंस, वो चॉइसेस हैं जो आपने विभिन्न परिस्थितियों में अपने जीवन में समय समय पर किए। और आपने वो चॉइसेस क्यों किए उस समय? क्योंकि आपको लगा, आपने फील किया, आपने अनुभव किया, महसूस किया कि इस परिस्थिति में मेरे लिए ये चॉइस सही है। और वो फीलिंग आप में क्यों आई? क्योंकि आप में ऐसे विचार जन्मे उस समय आपके मन में कि ये इस परिस्थिति में ये विचार जो जन्मा, इसके आधार पर आपको कुछ महसूस हुआ, अनुभव हुआ, और उस अनुभव के हिसाब से आपने वो चॉइसेस लिए। उस चॉइसेस के हिसाब से आपने एक्शंस किए और एक्शंस के हिसाब से आपको परिणाम मिले। क्योंकि उन परिस्थितियों में आपके मन में वैसे विचार जन्मे, इसलिए आपको वैसी फीलिंग आई और इसलिए आपने वो चॉइस लिया, इसलिए आपने वो एक्शंस लिए और इसलिए आपके जीवन का परिणाम ये है। किसी भी परिस्थिति में आप जो भी करते हो उसके पीछे सोर्स, उसका जेनेसिस, उस परिस्थिति में आपके मन में जो विचार उपजते हैं वो उसका जेनेसिस है। एक ही परिस्थिति में दो व्यक्तियों के मन में एक जैसा विचार नहीं उपजता। आज कोरोना की वजह से परिस्थिति ऐसी है कि सब घर में बैठे हैं, पर हर व्यक्ति जूम पे कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं कर रहा है। कुछ घर में बैठे ताश खेल रहे हैं, कुछ लॉकडाउन के बावजूद बाहर घूम रहे हैं, कुछ और है जो केवल सो ही रहे हैं 24 घंटे। तो एक ही परिस्थिति में दो व्यक्तियों के मन में एक ही प्रकार के विचार नहीं उपजते हैं और इसलिए उनका एक्शन भी अलग होता है उस परिस्थिति में, और इसलिए उनके जीवन के परिणाम भी अलग होते हैं। परिस्थितियां भी अलग हो सकती हैं, पर एक ही परिस्थिति हो तब भी विचार अलग हो सकते हैं। और ये विचार क्यों अलग होते हैं? इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति का जीवन को जीने का जो प्रोग्राम है
उसके अवचेतन मन में जो प्रोग्रामिंग हुई है, जो सॉफ्टवेयर जीवन का है, वो हर व्यक्ति का अलग है। जब भी जीवन में आप कोई परिस्थिति देखते हो, आप इंस्टिंक्टिवली उस परिस्थिति को अपने मन के सबकॉन्शियस प्रोग्राम में प्रोसेस करते हो, और प्रोसेस करने के बाद आपके मन में कोई विचार पैदा होते हैं। उन विचारों के हिसाब से आपकी फीलिंग्स पैदा होती हैं। उन फीलिंग्स के हिसाब से आप अवेलेबल ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चुनते हो, उस ऑप्शन पर आप एक्शन लेते हो, और उस एक्शन के हिसाब से आपको जो परिणाम मिलना है, जो रिजल्ट मिलना है, वो मिलता है। और रिजल्ट्स हमारे अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम अलग हैं, हमारे जीवन जीने के प्रोग्राम अलग हैं। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड के, हमारे अवचेतन मन के प्रोग्राम्स हैं, ये जड़ें हैं हमारे जीवन की। और आज आपको 100 में से जितने नंबर मिले हैं, ये फल हैं आपके जीवन के। रूट्स क्रिएट फ्रूट्स। ये जो प्रोग्राम है आपके अवचेतन मन का, ये जो जड़ें हैं आपके अवचेतन मन की, ये उन एक्शंस को प्रेरणा देती हैं, वो एक्शंस आपसे करवाती हैं जिनके ये फल हैं। ये फल अब लग चुके हैं। आज आपको जो स्कोर मिला है, ये फल अब लग चुके हैं। इन फलों को आज आप चेंज नहीं कर सकते। आज के फल आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो लग चुके हैं आपके जीवन के वृक्ष पर आने वाले कल के, भविष्य के फल आप बदल सकते हो। और उन भविष्य के फलों को बदलने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम्स की जड़ें बदलनी पड़ेंगी, जड़ों में सुधार लाना पड़ेगा। और फलों के साथ स्ट्रगल करके कुछ नहीं होने वाला है। जड़ों को ठीक करेंगे तो भविष्य के फल बदलेंगे। रूट्स क्रिएट फ्रूट्स। 2-3 उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करूंगा। मान लो आपने कंप्यूटर में एक लेटर टाइप किया, एक चिट्ठी टाइप की, और फिर चिट्ठी का प्रिंट आउट निकाल लिया। अब प्रिंट आउट आप पढ़ने लगे, आपको उसमें कोई त्रुटि दिखी, कोई गलती दिखी, तो आपने एक इरेजर लिया और उस त्रुटि को लेटर में मिटा दिया। मेहनत करके त्रुटि को इरेज कर दिया, मिटा दिया। और मिटाने के बाद आपने फिर से कमांड दिया प्रिंट। कंप्यूटर ने फिर चिट्ठी प्रिंट की और फिर उस चिट्ठी में वही त्रुटि वापस है। आपको लगा अभी तो मैंने त्रुटि मिटाई थी चिट्ठी में, ये फिर से कैसे आ गई? तो आपने एक और बड़ा सा इरेजर लिया और बड़ी मेहनत से उस त्रुटि को बिल्कुल पूरी तरह से इरेज कर दिया चिट्ठी में, और फिर से प्रिंट का कमांड दिया कंप्यूटर में। फिर कंप्यूटर ने चिट्ठी प्रिंट की और फिर उस चिट्ठी में वही त्रुटि वापस है। आप सोचते हो ये क्या हो रहा है? मैं बार बार त्रुटि मिटा रहा हूं और बार बार वही त्रुटि चिट्ठी में फिर से प्रिंट हो रही है। हो ये रहा है कि त्रुटि हार्ड कॉपी में है, तो उसको हार्ड कॉपी में ठीक नहीं किया जा सकता। उसके लिए त्रुटि को आपको सॉफ्ट कॉपी में ठीक करना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी में ठीक करोगे तब हार्ड कॉपी में वो त्रुटि निकलेगी। जड़ों को ठीक करोगे तब फल बदलेंगे। रूट्स क्रिएट फ्रूट्स। घर बनाने से पहले हम घर का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना। आर्किटेक्ट एक ब्लूप्रिंट बना के देता है, उसके साथ बहस होती है, चर्चा होती है कि यहाँ ये चाहिए, यहाँ ये नहीं चाहिए, और वो सब करके ब्लूप्रिंट फाइनलाइज जब आप कर लेते हो तो ब्लूप्रिंट बनने के बाद घर उसके हिसाब से ही बनता है। ये जो प्रोग्राम आपके अवचेतन मन में बना हुआ है, ये आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही आप जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हो, उन पर एक्शंस लेते हो, और उन एक्शंस के हिसाब से ही जीवन के ये परिणाम, ये फल आपको मिलते हैं। तो फलों से स्ट्रगल करके कुछ नहीं होने वाला है। वो ब्लूप्रिंट जो आपके अवचेतन मन में बना हुआ है, उस ब्लूप्रिंट को हमें ठीक करना पड़ेगा। वहां से बात शुरू करनी पड़ेगी। बाहरी विश्व में यदि कुछ ठीक नहीं है तो अंदर के विश्व में उसकी जड़ को ठीक करना पड़ेगा।
बाहरी विश्व से स्ट्रगल कर कर परिणाम बदलने वाले नहीं है। वहां कुछ स्किल्स सीखी जा सकती हैं, वो अपनी जगह पे सही है, वो स्किल्स कल से हम शुरू करेंगे सिखाना, पर अंदर के जब तक परिणाम, अंदर के जड़ को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, तब तक अंदर के विश्व को हम ठीक नहीं करेंगे, तो फिर बाहर के विश्व के परिणाम बार बार वही आते रहेंगे। जैसे थर्मोस्टेट होता है हमारे एयर कंडीशनर में, आप 24 डिग्री टेम्परेचर सेट कर देते हो, रूम का टेम्परेचर ज्यादा है, थर्मोस्टेट कंप्रेसर को ऑर्डर करता है, कंप्रेसर ऑन होता है, ठंडी हवा कमरे में फेंकने लगता है और टेम्परेचर 24 डिग्री पर लाके थर्मोस्टेट कंप्रेसर को रोक देता है। गलती से कोई दरवाजा खुल जाए, कोई खिड़की खुल जाए और गर्म हवा अंदर आ जाए, टेम्परेचर फिर से रूम का बढ़ जाए, थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर को फिर से सेंस करता है, फिर से कंप्रेसर चालू करता है और फिर से 24 डिग्री पे लाके रोक देता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, ये हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट इस थर्मोस्टेट जैसा है। बाहरी जीवन की परिस्थितियां टेम्पररीली बदल भी जाएं, तो आपके मन का अवचेतन माइंड का थर्मोस्टेट उस बदलाव को सेंस करेगा, किक इन करेगा आपके जीवन के वो प्रोग्राम, और फिर वो उन जीवन के बाहरी परिस्थितियों को धीरे 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 मोड़कर इसी परिणाम की ओर लेकर आ जाएंगे। क्योंकि परिणाम आपका थर्मोस्टेट तय कर चुका है, आपके जीवन की प्रोग्रामिंग तय कर चुकी है कि आपको इसी प्रकार के परिणाम मिलने हैं। और ये परिणाम यदि आपको पसंद नहीं है, इन परिणामों को आपको ठीक करना है, तो बाहर के फलों से स्ट्रगल करके फायदा नहीं है। इसके लिए आपको इंटरनल प्रोग्राम, भीतरी विश्व के प्रोग्राम को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि रूट्स क्रिएट फ्रूट्स। जड़ को ठीक करेंगे, कल के, परसों के, आने वाले भविष्य के फल बदल जाएंगे, पर उनको बदलने के लिए आज जड़ों पर काम करना पड़ेगा। तो ये बात समझना आवश्यक है। अब ये जड़ें बनती कैसी हैं? इस प्रोग्राम को बदलने के लिए हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जड़ें बनी कैसे, ये प्रोग्राम हमको मिला कहां से, और हर व्यक्ति का प्रोग्राम अलग क्यों होता है। ये जो प्रोग्राम आप में है, ये प्रोग्राम आपकी आत्मा ने जब अपने इस जन्म के माता पिता चुने, वो क्यों चुने? क्योंकि आपकी आत्मा पर पिछले कर्मों के जो कार्मिक इम्प्रिंट्स थे, वो फ्यूल था आपकी आत्मा का। उस फ्यूल के बेसिस पर आपकी आत्मा ने इस जन्म के माता पिता, इस जन्म के, आपके जन्म का समय, जगह, तिथि, ये सब चुनी, और उन माता पिता के शुक्राणु से और अंडे से, उसके मिलन से जो धड़कन आई, जो आत्मा आपकी आई गर्भाधान के समय, उसके पहले सेल में जो पहला सेल बना गर्भाधान के समय, उसमें आपके माता और पिता के जेनेटिक प्रोग्राम्स थे। आपने वहां से वो जेनेटिक प्रोग्राम इनहेरिट किए, और गर्भाधान के बाद से लेकर 9 महीने तक मां के गर्भ में मां ने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ भावनात्मक रूप से महसूस किया, वो सारी उसके अनुभव सारे थ्रू द ब्लड स्ट्रीम केमिकल्स में कन्वर्ट होकर आपके फीटस के एक एक सेल को प्रोग्राम करते गए। ये प्रकृति का ढंग है, तरीका है कि आपके जीवन में जो परिस्थितियां आपके जन्म के बाद आने वाली हैं, उत्पन्न होने वाली हैं, उन परिस्थितियों का एक एक्सपीरियंस, एक झलक आपको पहले से मिल जाए 9 महीने में, तो आपका एक एक सेल, एक एक कोशिका उन परिस्थितियों को पहचानने में समर्थ हो जाए। उन परिस्थितियों में आपकी माता का जो रिएक्शन था, उस रिएक्शन को मेमोराइज कर ले, ताकि जब आपके जीवन में वो परिस्थितियां आए जन्म के बाद, यदि आए, तो आप परिस्थिति को पहचान सको, उसके प्रति आपका रिएक्शन ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। ये 9 महीने का गर्भ के आपके एक्सपीरियंसेस है फीटस के, और जब नाल कट जाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाता है और आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, फिर उसके बाद पहले 6 वर्षों में शिशु का अवचेतन माइंड लगातार प्रोग्राम होता रहता है। शिशु जो भी देखता है, जो भी सुनता है और जो भी भावनात्मक रूप से महसूस करता है, वो सारे उसके अनुभव उसके अवचेतन माइंड को प्रोग्राम करते रहते हैं। पहले 2 वर्षों में शिशु जन्म के समय तो वो समाधि में ही होता है, और पहले 2 वर्षों में शिशु
मोस्टली डेल्टा स्टेट में होता है, सुषुप्तावस्था में होता है, कभी कभी वो थीटा स्टेट में, स्वप्नावस्था में आता है पहले 2 वर्षों में। और इसलिए पहले 2 वर्षों के जो अनुभव हैं वो बहुत गहरे तक शिशु को प्रोग्राम करते हैं, उसके अवचेतन मन की गहराइयों को प्रोग्राम करते हैं। उसके पहले के 9 महीने के गर्भ के अनुभव तो और भी गहरे उसके अंदर हैं, बसे हुए संस्कार पहले 2 वर्षों के बहुत गहरे बसे हुए हैं। 2 से 4 वर्ष तक शिशु अधिकतर थीटा स्टेट में रहता है, 4 to 7 साइकिल्स की फ्रीक्वेंसी में, कभी कभी अल्फा स्टेट में आता है 7 to 14 साइकिल्स में। और वो सारे अनुभव उससे पहले वाले अनुभव से थोड़ा और ऊपर ये प्रोग्राम्ड होते हैं। और 4 से 6 वर्ष की आयु में शिशु नॉर्मली अल्फा स्टेट में होता है, ध्यानावस्था में होता है, और कभी कभी बीटा चेतनावस्था में होता है। तो इन पहले 6 वर्षों में शिशु जो भी देखता है, जो भी सुनता है और जो भी भावनात्मक रूप से महसूस करता है, उसके सारे अनुभव उसके अवचेतन को लगातार निरंतर, उसका सबकॉन्शियस माइंड किसी फनल की तरह खुला है, उसका चेतन मन अभी शुरू नहीं हुआ है, कॉन्शियस माइंड उसका अभी तक आरंभ नहीं हुआ है। तो उसमें तार्किक शक्ति नहीं है कि किसी भी अनुभव को वो रिजेक्ट कर दे। 6 वर्ष के बाद जब उसका चेतन मन, लॉजिकल माइंड एजुकेशन लेना शुरू करता है, वो धीरे धीरे बनना शुरू होता है, तो उसमें अपनी तर्क की शक्ति आ जाती है, उसमें किस चीज को ग्रहण करना है और किस चीज को रिजेक्ट करना है, ये शक्ति उसकी चेतन मन की आ जाती है। आप में, हम में ये शक्ति है। आज आपका कोई अनुभव डायरेक्टली अवचेतन में नहीं जा सकता। आपको कोई बात कोई कह दे भी आज की ये ऐसे ही होता है, आप उसको तार्किक मन से पहले इवैल्यूएट करोगे, सोचोगे कि ये सही है कि नहीं है, आपको सही लगता है तो आप अपने मन में उसको स्वीकार करोगे, और सही नहीं लगता है तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ये शक्ति 6 वर्ष के बाद बालक में धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, पर पहले 6 वर्षों में ये तार्किक सोच की शक्ति नहीं है, और इसलिए पहले 6 वर्षों के सारे अनुभव बालक के अवचेतन मन में धीरे 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 प्रोग्राम होने लगते हैं। और विशेषकर वो अनुभव जो ट्रॉमेटिक होते हैं, जिसमें उसको बहुत अधिक ट्रॉमा, मतलब भावनात्मक संतुलन उसको मेंटेन, उसको असहाय होता है, और उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा हो रहा है और वो असमर्थ है उस स्थिति को दूर करने में या बदलने में, और उसको सिवाय उस स्थिति को बर्दाश्त करने के उसके पास कोई और चारा नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को वो बर्दाश्त तो करता है, पर उन क्षणों में वो बालक कुछ निर्णय भी कर लेता है, और वो निर्णय उसके लिए ड्रिवननेस ऑफ पर्पस बन जाते हैं। फिर उसके आगे के जीवन में उन निर्णयों से उसका प्रोग्राम संचालित होने लगता है। और कई बार बाल्यकाल के ये निर्णय आपके भविष्य का सारा जीवन निर्धारित करते हैं। कल्पना करिए कि 2 वर्ष का एक बच्चा है, मां से बहुत प्यार करता है, और पिता उसका मां को पीट रहा है। बच्चा चाहता है कि यह परिस्थिति ऐसी नहीं हो, पर है, और उसके पास सिवाय इसको सहन करने के कोई और चारा नहीं है। वो इतना सशक्त नहीं है कि अपनी मां को बचा ले। पिता उसका उसके सामने पीट रहा है, पीट रहा है, पीट रहा है, और उसके पास सिवाय इसके कि इसको सहन कर ले इस परिस्थिति को, कोई और चारा नहीं है। क्या करेगा वो बालक? वो बालक, उसको इतनी रिवोल्ट अंदर से होती है, वो करना चाहता है पर कर नहीं पाता, तो वो तय करता है अपने मन में कि आज तो मुझ में शक्ति नहीं है, पर कल जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ऐसे लोगों को ठीक कर दूंगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने जीवन में। और ये जो उसने निर्णय लिया है, कल हो सकता है कि ये बच्चा पुलिस ऑफिसर बने, हो सकता है कि ये शिशु वकील बने, हो सकता है कि ये शिशु जज बने, हो सकता है कि ये शिशु समाज सुधारक बने, क्योंकि वो निर्णय उसने उस समय कर लिया है अपने मन में कि मुझे ये परिस्थिति बर्दाश्त नहीं करनी। आप अपने स्वयं के जीवन में देखिए, आपको मान लो कोई खिलौना बहुत प्यारा था,
आपके मित्रों के पास बहुत खिलौने होते थे, आपके पास खिलौने नहीं होते थे, आपको खिलौने नहीं दिए जाते थे, और जब भी आपके मित्र अपने खिलौने लाकर आपके सामने खेलते या आपको साथ लेकर खेलते और उन खिलौनों पर अपना अधिकार जमाते बार बार, और हर बार आपको अंदर से पीड़ा होती कि काश मेरे पास भी ये खिलौने होते हैं, क्यों मेरे पिताजी मुझे खिलौने नहीं देते हैं। और उन क्षणों में आप तय करते हो कि ये परिस्थिति मुझे स्वीकार नहीं है। तो जब आपके बच्चे होंगे, आप उनका पूरा कमरा खिलौनों से भर दोगे, क्योंकि आप ये चाहते हो कि जो तकलीफ मुझे हुई, जो मानसिक कष्ट मुझे सहना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा हो सहे। आपके बचपन में आपकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होती थी, बर्थडे पर बड़ी पार्टीज नहीं होती थी, पर आपके फ्रेंड की, आपके मित्र की बर्थडे सेलिब्रेट होती थी। हर साल आप उसके वर्षगांठ पर उसके घर जाते थे, वहां पार्टी होती थी, रिटर्न गिफ्ट मिलते थे, और आपको बहुत कष्ट होता था कि मेरी बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं होती। और ये आपने मन में उस दिन निर्णय किया कि ये मैं अपने बच्चों के साथ नहीं होने दूंगा। और इसलिए आज आपके बच्चों की आप साल में 2-2, 3-3 बार वर्षगांठ मनाते हो, मे बी मंथली उसकी बर्थडे भी मनाते हो आप उसी सेम तारीख को। कभी हिंदू कैलेंडर से मनाते हो, कभी इंग्लिश कैलेंडर से मनाते हो, और बड़ी पार्टी करते हो, रिटर्न गिफ्ट करते हो। आप कर क्या रहे हो? वो जो डिसीजन, वो जो निर्णय आपने जीवन की उस बाल्यकाल की मानसिक रूप से तकलीफदेह परिस्थिति में लिया, वही निर्णय आज आपको ड्राइव कर रहा है अपने जीवन में ऐसा व्यवहार करने के लिए। हमारे क्लाइंट थे, हमने उनके लिए बहुत से बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स किए। उनके ऑफिस में एक लड़की थी। अब ऑफिस में अंदर आने का रास्ता था, और रास्ता इतना चौड़ा था कि उसमें 3-4 व्यक्ति आ जा सकते थे एक साथ। पर वो लड़की, जब भी उनके ऑफिस में कोई अंदर आ रहा होता और अगर ये लड़की बाहर जा रही होती उसी रास्ते से, रास्ता काफी चौड़ा था, पर कोई भी पुरुष यदि अंदर आ रहा है तो ये लड़की बिल्कुल दीवार से चिपक कर खड़ी हो जाती और पूरा रास्ता छोड़ देती उस पुरुष के पास होने के लिए। पुरुष पास हो जाता, उसके बाद वो लड़की फिर बाहर जाती। जब भी वो अंदर भी आ रही है और अंदर से कोई बाहर जा रहा है तो दीवार से चिपक के खड़ी हो जाएगी, और जब ये पुरुष चला जाएगा बाहर तब वो बीच में आएगी और फिर अंदर आएगी। बहुत विचित्र व्यवहार था। ऑफिस वाले सब देखते भी थे ये व्यवहार। और कभी एक बार चर्चा हुई किसी एक प्रोग्राम में, तो हमने बात की उस लड़की से कि ये ऐसा व्यवहार क्यों है, पता करने का प्रयास किया उस लड़की के जीवन में क्या बचपन में घटनाएं घटी। और बहुत कुरेदने के बाद, बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप करने के बाद उस लड़की ने शेयर किया कि जब वो 6-7 साल की थी तब उसके स्वयं के मामा ने उसको सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था। अब कल्पना करिए कि 6 साल की बच्ची और जिस पर विश्वास हो अपने घर का सदस्य, मामा स्वयं उसको सेक्सुअली मॉलेस्ट करे, तो उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में क्या हुआ होगा। उसके लिए उसने तय कर लिया अपने मन में कि सारे पुरुष विश्वास के योग्य नहीं हैं, हर पुरुष ऐसा ही होता है। और आज जब ऑफिस में वो बाहर जाती है या अंदर आती है, चौड़ा रास्ता है, पुरुष आसानी से पास हो सकता है, पर जैसे ही कोई पुरुष आता है वो बिल्कुल साइड में हट के खड़ी हो जाती है, कहीं इसके बदन की हवा न लग जाए मेरे बदन को। आज का एडल्ट व्यवहार उसका बचपन के उस निर्णय का परिणाम है जो उसने 5-6 वर्ष की आयु में उस सबकॉन्शियस ट्रॉमा की वजह से लिया। ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम आपके जीवन का ब्लूप्रिंट पहले 6 वर्षों में बन जाता है। 6 वर्ष और उसके पहले के 9 महीने गर्भावस्था के, ये सारे जो एक्सपीरियंस पहले 9 महीनों में गर्भावस्था में मां के एक्सपीरियंस, मां के अनुभव, और बर्थ के बाद फिर बच्चे के, शिशु के अनुभव, ये सारे प्रोग्रामिंग उसके सबकॉन्शियस माइंड में हुई होती है। और उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से और उन निर्णयों के हिसाब से उसके आज के जीवन की सारी क्रियाएं उस ढंग से आगे बढ़ती हैं
और जो एक्शंस हम आज ले रहे हैं उनके पीछे कारण वो सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स हैं, वो जड़ें हैं हमारे अवचेतन मन की, जो हमारे चेतन जीवन के सारे डिसीजन, सारे निर्णय, सारे चॉइसेस और सारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। और इसके लिए आज हमारे जीवन के ये परिणाम हैं जो हैं। बचपन में जो बच्चा टीवी देखता है, जो फिल्म्स देखते हैं, फैमिली में जो वातावरण है, जो सामाजिक वातावरण है, जो धार्मिक सीख उसको मिलती है, जो भी सांस्कृतिक जो वातावरण है, ये सारे वातावरण बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को धीरे 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 प्रोग्राम करते रहते हैं। और ये सारे प्रोग्राम हम लिए हुए हैं अपने जीवन में, और ये हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। साइकोलॉजी में रिसर्च हुई है, बहुत से ड्रग एडिक्ट्स और क्रिमिनल्स का एक बड़ा परसेंटेज, सिग्निफिकेंट परसेंटेज उन घरों से आता है जिन घरों में कलह अधिक होती है, क्लेश अधिक होता है। वो जो मानसिक चोटें उसके सबकॉन्शियस माइंड में लगी हुई हैं, वो उसके आगे के जीवन को प्रभावित करती है। रिसर्च है साइकोलॉजी की। बहुत से ड्रग एडिक्ट्स, बहुत से क्रिमिनल्स अनहैप्पी होम्स से जन्मते हैं। ये सारे प्रोग्राम हमारे अवचेतन मन में भरे होते हैं। इन प्रोग्राम्स के फिल्टर्स से हम जीवन को देखते हैं और हम विश्व को समझते हैं। तो ये हमारे चेतना पर पर्दे पड़े हुए हैं, और इन पर्दों के थ्रू, इन फिल्टर्स के थ्रू हम जीवन को देखते हैं और संसार को, विश्व को समझते हैं। तो ध्यान रखिए, आप विश्व को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, आप विश्व को वैसा देखते और समझते हो जैसे आप हो, जैसे आपके संस्कार हैं, जैसे आपके सबकॉन्शियस अवचेतन माइंड की प्रोग्रामिंग है। इसके हिसाब से आप विश्व में अपना स्थान देखते हो, और विश्व को इस हिसाब से आप एसेस करते हो, परिस्थितियों को आप इसी हिसाब से एसेस करते हो, इंस्टिंक्टिवली प्रोसेस करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और उस प्रोसेसिंग के बाद जो विचार जन्मते हैं, उन विचारों के आधार पर आप जो निर्णय लेते हो और जो एक्शंस करते हो, उसके कारणवश वो परिणाम आपके जीवन में हैं जो आज आप देख रहे हो। मैं कई बार अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक प्रश्न करता हूं, लोगों से कहता हूं आंख बंद करिए 15 सेकंड के लिए, और मैं एक शब्द कहूंगा, वो शब्द सुनते ही पहला विचार आपके मन में क्या आता है उस पर ध्यान दीजिए। तो आप भी ये करिए मेरे साथ, 15 सेकंड के लिए आंख बंद करिए। मैं एक शब्द कहूंगा, वो शब्द सुनते ही जो पहला विचार आपके मन में आता है उसको देखिए। मेरा शब्द है पैसा, मनी। पहला विचार क्या आता है इस पर ध्यान दीजिए। अब आंखें खोलिए। शब्द वही था, सबने वही शब्द सुना, पर कुछ लोगों के मन में विचार आया होगा पैसा मतलब सिक्योरिटी। कुछ के मन में पहला विचार पैसा सुनते ही आया होगा सेविंग। कुछ के मन में पहला विचार आया होगा हार्ड वर्क। कुछ के मन में पैसा शब्द सुनते ही पहला विचार आया होगा शॉपिंग, हॉलीडेज। और आज की परिस्थिति को देखते हुए कुछ के मन में विचार आया होगा ऐसे ही बहुत कम है, खर्चे सारे चालू हैं, आमदनी कुछ नहीं है, डिफिकल्टी। शब्द वही है, विचार अलग हैं, क्योंकि पैसे के प्रति आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अलग है। जो प्रोग्राम आपके मन में है उसी के हिसाब से आपके मन में वो विचार आया है। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। ये जो प्रोग्राम है आपके अवचेतन मन का, ये आपका सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है या आपका सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है।
और वो जो स्कोर आपको मिला है आपके जीवन का, वो स्कोर इंगित करेगा कि यह आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये प्रोग्राम आपका कितना बड़ा मित्र है या कितना बड़ा शत्रु है। और इस प्रोग्राम को, इन जड़ों को बदलने के लिए साइकोलॉजी में भी कुछ रिसर्च हो रही है, कुछ तरीके हैं उनके पास भी, पर आध्यात्म के दो सबसे पावरफुल तरीके हैं, एक ध्यान और दूसरा गायत्री मंत्र। तो ध्यान पर तो हमने चर्चा की पिछले कुछ दिनों में। ध्यान में जब आप ध्यान की गहराई में जाकर अपनी सफलता का अंतिम दृश्य देखते हो, उसकी आवाजें सुनते हो, उसका भाव महसूस करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आपने दृश्य देखा, विजुअल, आपने ध्वनि सुनी, ऑडिटरी, और आपने भाव महसूस किया, किनेस्थेटिक। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बचपन में इसी तरह हुई है। यही भाषा है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने महसूस किया, ये आपको प्रोग्राम कर चुका है बचपन में। और आज आप ध्यान में वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हो और अपनी सफलता का दृश्य देखते हो, आवाजें सुनते हो, भाव महसूस करते हो। तो आप इस दृष्टिकरण के द्वारा अपने बचपन के प्रोग्राम को धीरे धीरे धीरे, यदि इस प्रोग्राम के साथ वो एकात्मता नहीं है, उसकी बदलना है उसको, तो फिर ये जो नया प्रोग्राम आप कर रहे हो अपने माइंड में, ये पुराने प्रोग्राम को धीरे 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 इरेज करता है और इस नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करता है। तो ये एक तरीका है ध्यान। और दूसरा तरीका है गायत्री मंत्र। आपकी चेतना पर ये जो पुराने प्रोग्रामों के पर्दे पड़े हैं, बचपन के प्रोग्रामों के, यदि वो नेगेटिव हैं, यदि वो आपके जीवन के लक्ष्यों के साथ नहीं एकात्म होते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए, उन पर्दों को हटाने के लिए और चेतना के सूर्य को पूरा चमकाने के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, ज्ञानोदय के लिए गायत्री मंत्र एक ऋषियों ने हमको दिया है। हिंदू धर्म का सबसे पावरफुल मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है। तो अगले 15-20 मिनट में हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं एक बार मंत्र पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। इसके बाद 3 बार मैं टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ूंगा मंत्र, आप उसको मेरे पीछे रिपीट करिए और फिर मैं आपको इस मंत्र का अर्थ समझाऊंगा। और ये दिन की शुरुआत में उगते हुए सूरज के सामने यदि आप खड़े रहकर प्रतिदिन 11 बार करो तो बहुत अच्छा, कम से कम 3 बार आप सूर्य की आराधना के रूप में इसको करो और फिर मेडिटेशन के रूप में स्वयं के पर्दों को हटाने के लिए ये इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो। ये दोनों प्रकार से संभव है। तो पहले आप इसके स्वर सुन लीजिए, इसके बाद 3 बार हम रिपीट करेंगे ताकि आपको उच्चारण में आसानी हो जाए, और फिर मैं इसका अर्थ समझा दूंगा आपको और उसको कैसे यूज करना है इस पर चर्चा कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये इसका उच्चारण है। अब मैं टुकड़ों टुकड़ों में इसको उच्चारण करूंगा, आप मेरे पीछे रिपीट करिए, फिर इसका अर्थ समझाऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। अब आंखें खोलिए, शाब्दिक अर्थ पहले समझ लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम मतलब शांति, साइलेंस, मौन। भू जागृत अवस्था, भुव स्वप्नावस्था, स्वः सुषुप्तावस्था। तो मन की चारों अवस्थाओं में, साइलेंस की प्लेटफॉर्म पर, मौन की प्लेटफॉर्म पर, चेतना की साइलेंस में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्तावस्था में तत्सवितुर, ये दो शब्द बहुत ही मीनिंगफुल हैं, बहुत ही इंडिकेटिव है, रहस्यमय है। तत्सवितुर का अर्थ है वो सूर्य, दैट सन। दैट सन का अर्थ क्या है? वो सूर्य जो बाहरी ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, ये एक अर्थ है। और उसके प्रति आराधना है गायत्री मंत्र। और आपकी चेतना का सूर्य जो आपके अंदर के विश्व को आलोकित करता है, उसके प्रति गायत्री मंत्र ध्यान है, मेडिटेशन है। तो बाहरी विश्व को जो सूर्य आलोकित करता है, उसके प्रति आराधना है। और भीतरी सूर्य, आपकी चेतना का सूर्य जो आपके भीतर के आंतरिक विश्व को आलोकित करता है, वो उसके प्रति गायत्री मंत्र ध्यान है। इन दोनों में समानता क्या है? बाहरी सूर्य विश्व के गटर्स को और गार्डन्स को, अच्छे और बुरे दोनों को, वस्तुओं को, जगहों को आलोकित करता है। और बाहरी सूर्य का दैवी प्रकाश जिस वस्तु को आलोकित कर रहा है, उस वस्तु के, उसकी सुगंध से या दुर्गंध से, उसके अच्छे या बुरे गुण से प्रभावित नहीं होता, कंटामिनेट नहीं होता। ठीक इसी तरह आपकी चेतना का जो आंतरिक सूर्य है, ये आपके अच्छे विचारों को, आपके बुरे विचारों को, आपकी अच्छी भावनाओं को, आपके बुरे भावनाओं को, आपके अच्छे प्रोग्राम को और अच्छे बुरे प्रोग्राम को आलोकित करता है, या आपकी चेतना में लाता है, उसको आलोकित करता है। पर आपके आंतरिक चेतना का सूर्य आपके विचारों की या भावनाओं की जो क्वालिटी है, जो गुणधर्म है, उसकी अच्छी बुरी क्वालिटी से आपकी आंतरिक चेतना का सूर्य कंटामिनेट नहीं होता, उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता, उसकी दिव्यता उससे प्रभावित नहीं होती। इसलिए इसको आपकी चेतना को आंतरिक सूर्य कहा है। जैसे बाहरी सूर्य का प्रकाश गटर्स को और गार्डन्स को आलोकित करता है पर स्वयं प्रभावित नहीं होता, ऐसे ही आपकी आंतरिक चेतना का सूर्य आपके अच्छे बुरे विचारों को, अच्छे बुरी भावनाओं को प्रकाशित करता है और स्वयं प्रभावित नहीं होता। तत्सवितुर, वो सूर्य, वरेण्यम, उसको मैं वरता हूं, उसको मैं धारण करता हूं। कौन सा सूर्य? भर्गो। भर्गो मतलब जो ब्रिलियंट है, रेडियंट है, एफल्जेंट है, जो बहुत अधिक दैदीप्यमान है, प्रकाशमान है। आपकी चेतना का सूर्य भी और बाहर का सूर्य भी। भर्गो देवस्य, जो डिवाइन है। ना आपकी चेतना को मनुष्य ने बनाया है और ना बाहर के सूर्य को मनुष्य ने बनाया है, ये दोनों डिविनिटी है। धीमहि, उस डिवाइन सन पर, उस चेतना के सूर्य पर मैं ध्यान करता हूं। आई मेडिटेट अपॉन। तो बाहरी सूर्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आंतरिक सूर्य के लिए मैं ध्यान करता हूं। चेतना की चारों स्थितियों में तत्सवितुर, वो सूर्य मैं वरता हूं जो भर्गो, ब्रिलियंट है, एफल्जेंट है, जो दैवी है, दिव्य है, उसका मैं ध्यान करता हूं। और धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सब में ज्ञानोदय हो, हम सब एनलाइटन हो, हम सारी मनुष्य जाति एनलाइटन। ये शाब्दिक अर्थ है और ये प्रार्थना है। तो अकेले के एनलाइटमेंट की बात नहीं है। मैं एनलाइटनमेंट हूं, मेरे में एनलाइटनमेंट हो, मेरे में ज्ञानोदय हो, और मेरे साथ सारी मानव जाति में ज्ञानोदय हो। क्योंकि अकेले आप ज्ञानी हो और आपके साथ वाले अज्ञानी हैं, तो आपके ज्ञान का कोई यूज नहीं है। और इसलिए सबको साथ लेकर चलने की इसमें प्रार्थना है। ये गायत्री मंत्र का शाब्दिक अर्थ है। और इस मंत्र को आप हृदय की गहराई से इसका भाव समझकर
कि उस बाहरी सूर्य के प्रति मैं आराधना करता हूं जो सारे ब्रह्मांड को, सारे विश्व को आलोकित करता है और विश्व की अच्छी बुरी बातें उसको प्रभावित नहीं करती। ऐसे ही मेरी आंतरिक चेतना के सूर्य के प्रति मैं ध्यान करता हूं, जिसकी अलौकिक शक्ति, दिव्य शक्ति, जिसकी रिफल्जेंट रेज मेरी भावना या विचारों की या मेरे आंतरिक विश्व की अच्छाई बुराई से प्रभावित नहीं होती। हे दैवी सूर्य, मेरे जीवन को आलोकित करो, मुझ में ज्ञान दो। थियो योन प्रचोदयात्, हम सब में ज्ञानोदय हो, एनलाइटनमेंट हो। ये गायत्री मंत्र का शाब्दिक अर्थ है। इसको आप सूर्य के प्रति आराधना के रूप में यूज कर सकते हो और इसी का प्रयोग आप माला लेकर ध्यान में बैठकर मंत्र का जाप करके स्वयं की मेडिटेशन के बारे में, स्वयं की चेतना की मेडिटेशन के बाद तरह से भी इसको यूज कर सकते हो। एक माला यदि आप गायत्री मंत्र की करो, आपका रोम रोम वाइब्रेट होने लगेगा। आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कभी, जब समय, अभी तो समय बहुत है आपके पास, एक्सपेरिमेंट करके एक माला आप ध्यान में बैठकर एक बार, एक माला का 108 बार आप गायत्री मंत्र का जप कर लो और देखो कि आपके शरीर के अंदर के वाइब्रेशंस क्या हो रहे हैं। इतने सुंदर इसके वाइब्रेशंस हैं, 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र में, और इतने सुंदर इसके वाइब्रेशंस हैं कि 108 बार यदि आप करो तो आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा, आपके कण कण आपकी चेतना का प्रकाशित हो जाएगा। आप करके देखोगे तो विश्वास आएगा कि किस तरह आपकी चेतना का सूर्य आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स की अच्छाई बुराई को कैसे लाइट देता है और कैसे आपको शक्ति देता है उस प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करने के लिए। क्योंकि वो सूर्य जो ढका हुआ है आपके प्रोग्राम से, वो सूर्य जब आलोकित करेगा उस प्रोग्राम को तो धीरे धीरे उसकी रीप्रोग्रामिंग आपके लिए आसान हो जाएगी। ये गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा यूज है, एनलाइटनमेंट की इसमें प्रार्थना है और ये अल्टीमेट गोल है मनुष्य के जीवन का। बाकी सारे गोल्स इसके पहले हैं। अंतिम लक्ष्य जीवन का मोक्ष प्राप्ति, एनलाइटनमेंट, ये गायत्री मंत्र की प्रार्थना है। और ये तभी संभव है जब आपके सारे पहले के संस्कार, सारे दूसरे प्रोग्राम्स अवचेतन मन के, वो आलोकित हो जाएं और केवल पॉजिटिव प्रोग्राम्स एनलाइटनमेंट की तैयारी के लिए आपके पास बचें, तभी ज्ञानोदय संभव है। और ये गायत्री मंत्र उस दिशा में, आपकी रिप्रोग्रामिंग करने की दिशा में, आपके संस्कारों को ठीक करने की दिशा में, आपके जीवन के लक्ष्यों को, सही लक्ष्यों को सही दिशा में आगे बढ़ाने की दिशा में, इससे सुंदर दूसरी कोई आध्यात्मिक क्रिया नहीं है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे 2:55 पर। नमस्कार।